हेलो एवरीवन। आज हम अपने पेपर 3 का री एग्ज़ाम और थोड़े जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा विशिष्ट बालक है। विशिष्ट बालक आपका प्रतिभाशाली बालक भी होता है, मंदबुद्धि बालक भी होता है, पिछड़ा बालक भी होता है और समस्यात्मक बालक भी होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर उपयुक्त सभी ये सही है। फिर है कि क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है। हाँ, समुदाय जो है बालक को प्रभावित करता है। फिर एक कौन सा प्रभाव बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव है। शैक्षिक प्रभाव है यानी कि वो सामाजिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। समुदाय जो है ये तीनों ही विकास पर बालक पर प्रभाव डालता है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रभाव बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव नहीं है। वो है आपका व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा, ये बालक स्वयं से तय करता है। फिर है कि राष्ट्रीय विकलांग जन नीति कब अस्तित्व में आई। ये 2006 में आई थी, ठीक है। इससे पहले विकलांग जन अधिनियम आया था, वो 1995 में आया था, लेकिन जो राष्ट्रीय विकलांग जन नीति आई है वो 2006 में आई है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, ये एनसीएफ 2005 से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए। भारतीय पुनर्वास परिषद, इसके जो संवैधानिक निकाय बना था वो 1992 में बना था, ठीक है। संबंध है या ये बोले कि संवैधानिक निकाय कब बना था, ये 1992 में बना था। MHRD इसकी फुल फॉर्म होती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। फिर है किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से, 1964 से 66। देन क्वेश्चन की कौन सी सुविधाएं वाणी बाधित बालक से संबंधित है। वाणी बाधित मतलब जिनको बोलने में समस्या होती है, उनकी उचित जांच, भय और चिंता से मुक्त समान कक्षा, ये तीनों ही जो है आपकी वाणी बाधित बालक से संबंधित हैं। फिर है कि हम किस तरह मंदबुद्धि बालकों का पता लगा सकते हैं। हम उसका व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन कर सकते हैं, उसका डॉक्टरी परीक्षण करवा सकते हैं और निरीक्षण विधि से भी इसका पता लगाया जा सकता है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। देन कि निम्नलिखित में अपराधी बालकों का कौन सा लक्षण है। चोरी करना, सिगरेट पीना, झूठ बोलना, ये तीनों ही आपके अपराधी बालकों के लक्षण में आता है। देन क्वेश्चन है कि रोरसा स्याही धब्बा किसने बनाया था। ये हरमन रोरसा ने बनाया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित हुआ था। वो 1921 में। देन क्वेश्चन है कि किसका संबंध एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से है। उसका है आपका यूनेस्को से। देन डेफिनेशन है कि समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करती है। ये जो डेफिनेशन है ये आपकी उमा तुली ने दी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट हों अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। ये आपकी माइकल एफ जियान ग्रेको की है। देन क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक और सामान्य बालक एक साथ पढ़ते हैं, इसीलिए ये शिक्षा कम खर्चीली होती है, ठीक है। ऑप्शन ए। फिर है कि मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, बिल्कुल होती है, ये कथन सत्य है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है, ये भी कथन कैसा है आपका सत्य। फिर को आपकी डेफिनेशन है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। ये डेफिनेशन आपकी मैकाइबर और पेज ने दी है। देन क्वेश्चन है कि परिवार की कौन सी विशेषता होती है। सार्वभौमिकता, सामाजिक गुणों का पालन, सीमित आकार, ये तीनों ही आपकी परिवार की विशेषता में आते हैं, इसीलिए उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन है कि संवेदी बालक के प्रकार के बारे में कौन सी बात सत्य है। दृष्टि बाधित बालक, वाणी बाधित बालक और श्रवण बाधित, ये तीनों ही जो है जो संवेदी बालक के अंतर्गत आते हैं। फिर है आपका कौन सी युक्ति विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन की युक्ति होती है। समावेशी अनुदेशन के लिए आपकी उपचारात्मक सहायता हो, दोस्त प्रणाली हो या मित्र मंडली हो, ये तीनों ही आपकी जो हैं युक्तियाँ होती हैं, तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही है।
देन है कौन सा ज़्यादा गोपनीय है। जो परामर्श होता है वो गोपनीय होता है क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप पे दिया जाता है। फिर है कि कौन सा तथ्य धीमी गति से सीखने वालों से संबंधित होता है। जो धीमी गति से सीखते हैं वो ज़्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एनालाइज भी नहीं कर पाते। सेकंड, वो बहुत स्लो सीखते हैं, इसीलिए ये तीनों आपके सही, ऑप्शन डी। फिर है कि कौन सा कारण अधिगम अक्षमता से जुड़ा है। अब अधिगम अक्षमता जो है वो जेनेटिक भी हो सकती है, ठीक है, और गर्भावस्था के दौरान भी समस्या हो सकती है, और जन्म के बाद किसी दुर्घटनावश भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। देन क्वेश्चन कि कौन सा मानसिक मंदता का मुख्य कारण है। मानसिक मंदता जेनेटिक भी हो सकती है और साथ ही साथ पर्यावरण स्थितियाँ भी ऐसा कर सकती हैं, इसीलिए ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। CREDE इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एजुकेशन डाइवर्सिटी एंड एक्सीलेंस। ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का सेंटर है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि इसमें सी का मतलब क्या है। इसमें सी का मतलब है सेंटर, ठीक है। फिर है कि मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों की बुद्धि लब्धि प्रसार कितना होता है। इनका जो बुद्धि लब्धि प्रसार होता है वो होता है 50 से 70। देखिए, जो मानसिक मंद बुद्धि बालक जो होते हैं, जिनको मोरोन भी बोलते हैं, निर्बल भी बोलते हैं, इनका जो IQ लेवल होता है वो 50 से 70 होता है, ठीक है। ये टेबल आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, वो तो कोई सा भी पूछ सकता है इसमें से। फिर है कि IQ का सूत्र क्या होता है, MA/CA, ठीक है। मानसिक आयु बट्टे आपकी जो क्रॉनिकल एज होती है, या मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। फिर है कि निर्देशन का कौन सा प्रकार है, शैक्षिक, व्यवसायिक, व्यक्तिगत, ये तीनों ही आपके निर्देशन के प्रकार में आते हैं, ऑप्शन डी। फिर है कि परामर्श की प्रकृति, ये बाल केंद्रित होती है, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर है कि किसकी मदद से भाषा का विकास किया जा सकता है। भाषा का विकास आप भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से कर सकते हैं। सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये आपकी हेमिंग हर्ट्स ने लिखी है। देन 20/20 विजन का अर्थ होता है सामान्य दृष्टि, ठीक है। फिर है आपका कि विकलांगता का कारण कौन सा है। विकलांगता चोट की वजह से, बीमारी की वजह से, दुर्घटना, किसी भी वजह से हो सकती है, ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक एक विशिष्ट बालक होता है। बिल्कुल होता है, ये कथन आपका सत्य है। सैमुअल ग्रिडले होवे, ये अमेरिका के फिजिशियन थे, ठीक है, ऑप्शन ए। IEP की फुल फॉर्म क्या है आपकी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये जो IEP है, जो अमेरिका में ये प्रोग्राम बहुत चलता है, लेकिन इंडिया के अंदर ये अभी नया है, और इंडिया के अंदर पूरी तरीके से लागू करने में भी इसमें समस्या आती है। क्यों, जो पॉपुलेशन है, जो बच्चों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और व्यक्तिगत रूप से हर एक बच्चे पर इस तरीके से नज़र रख पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर है कि शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया था, ये आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। SCERT का पूर्ण रूप क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देन मैंने जो आपका पेपर 1 में कराया था ना, जो ये री एग्जाम वाला, उसमें बहुत सारे SCERT NCERT उसकी फुल फॉर्म वगैरह कराई थी, तो उनका आप अच्छे से उनको रिवीजन कर लेना, वो इस पेपर में भी आ सकता है। फिर है ये SCERT NCERT की फुल फॉर्म AICTE NCTE UGC DIT। साथ ही साथ आपके जो इसके इस्टेब्लिश्ड ईयर है वो भी उस पेपर 1 के इसका जो री एग्ज़ाम वाला जो अपलोड किया था अभी लेटेस्ट, उसमें इसके इस्टेब्लिश्ड ईयर भी है, ठीक है। आप उनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। देन आपका है कि डाइट का पूर्ण रूप क्या है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, SSA, ये आपका सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है, ठीक है। इसका पूर्ण रूप क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। फिर है विकलांगजन अधिनियम, ये आपका 1995 में आया था, ठीक है, और फिर आपका 2006 में इसको रिफॉर्म कर दिया गया, जिसका नाम आपका रख दिया गया था दिव्यांग जन नीति। फिर है कि श्रवण बाधित को किस में मापा जाता है, डेसिबल में इसको मापा जाता है। अब देखिए, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक होने का आधार क्या है, शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक, ये तीनों ही तरीके से जो है टर्मन बोलते हैं, ये विशिष्ट बालक होने के आधार हैं। फिर है कि पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि होती है, वो होती है आपकी 85 से कम, ठीक है। ये शैक्षिक उपलब्धि की बात कर रहा है, बुद्धि उपलब्धि की बात ये नहीं कर रहा है। फिर कौन सा बालक विशिष्ट बालक नहीं है।
विशिष्ट बालक नहीं है, जो औसत बालक रहता है, सामान्य बालक, ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आता है। फिर है कि सामान्य बालकों का आपका IQ यानी कि बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 110। देखिए शैक्षिक लब्धि होती क्या है, कालानुक्रमिक आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुपात को संदर्भित करती है, जिसके परिणाम को 100 से इसका गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100, ये इसका जो है सूत्र होता है। ठीक है, और शैक्षिक लब्धि उस आयु को संदर्भित करती है जिस पर शैक्षिक प्रदर्शन का एक विशेष स्तर आमतौर पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ये जो छात्र की जो वास्तविक एज है, रियल एज है, उससे यह ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, बुद्धि लब्धि की तरह। फिर आपका आता है ये कि सर साइरल बर्ड प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद थे। पिछड़े बच्चे के शैक्षिक भाग के अग्रणी अन्वेषक के रूप में इनको माना जाता है। इनकी किताब थी बर्ड की, सर साइरल बर्ड की द बैकवर्ड चाइल्ड। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने शुरुआत में अपने काम की रिपोर्ट करने से पहले उन्होंने सुस्त और मंदबुद्धि जैसे कुछ अन्य संबंधित शब्दों से पिछड़े शब्दों को स्पष्ट और अलग करना उपयोगी समझा। बर्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी। ठीक है, जो शैक्षिक लब्धि का जो आप सूत्र ये जो सूत्र आप पढ़ते हैं, ये जो किसने दिया था, ये बर्ट ने दिया था। किसने दिया था, बर्ट ने। ठीक है, पिछड़े शब्द के बारे में बर्ट का दृष्टिकोण कालानुक्रमिक युग के संबंध से शैक्षिक युग को संदर्भित करता है, और उन्हीं के अनुसार ही जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी जो शैक्षिक लब्धि होती है वो कितनी होती है, 85 या उससे कम, जो आपसे अभी इसमें ऑप्शन में पूछा गया था कि पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि कितनी होती है, ये आपकी बर्ट के अनुसार जिन्होंने शैक्षिक लब्धि का सूत्र दिया है वो 85 से कम होती है। फिर आपका आता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये 1993 में हुई थी। ठीक है, DPEP का पूर्ण रूप क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। DPEP की शुरुआत कब हुई थी, 1994 में ही हुई थी। देन DPEP का मुख्य उद्देश्य क्या था, ड्रॉप आउट दर को कम करना, प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये दोनों ही जो है इसके मुख्य उद्देश्य थे। फिर है माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना शुरू की, केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया था। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब अस्तित्व में आया था, जैसा कि इसमें लिखा है कि 1975 में हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट आया था, जो बाद में 1990 में संशोधन करके डिसेबिलिटी एक्ट हुआ। ठीक है, तो आप देख लेना, अगर वो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट की बात करता है तो वो 1975 में आया था, और अगर वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एक्ट की बात करता है तो वो 1990 में आया था। देन कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसका उद्देश्य क्या था, अंधेपन का संरक्षण, सुनने में परेशानी का संरक्षण, कम दृष्टि संरक्षण, उपयुक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट से है, वो आपका अनुच्छेद 253। क्या NIOS समावेशी शिक्षा मददगार होती है, बिल्कुल होती है। देन है आपका कि कौन सा सार्वभौमिक प्राइमरी शिक्षा पर बल देता है, सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया था वो इसीलिए चलाया गया था ताकि प्राइमरी शिक्षा पूरी तरीके से मतलब गांव-गांव शहर-शहर इसको सार्वभौमिक बनाया जाए। फिर क्या तमन्ना एक गैर लाभ स्वैच्छिक संगठन है, बिल्कुल है, ये चंडीगढ़ में स्थित है। देन NGO का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका पूर्ण रूप होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षित युवा सेवा समिति, ये क्या है, ये एक NGO है। ठीक है, DPEP में D क्या है, D का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट, जो अभी आपने पढ़ी आगे क्वेश्चन था। फिर है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का ये शुरू हुआ था आपका 2009 में। कौन सा तत्व सहयोगी अधिगम का तत्व है, सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह प्रक्रियाकरण, ये दोनों ही आपके जो है सहयोगी अधिगम के तत्व हैं। ठीक है, तो ऑप्शन C आ तथा बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तंत्र जिसमें दो व्यक्ति एक साथ एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इस तंत्र को हम कहते हैं सहभागी तंत्र, ऑप्शन B। अबेकस क्या है, अबेकस जो है एक गणना करने का उपकरण है। अबेकस का मुख्य उद्देश्य क्या था, मस्तिष्क क्षमताओं का विकास करना। पहला अबेकस ये मैकेनिकल था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। ठीक है, लोकोमोटर विकलांगता का संबंध हड्डी जोड़ मसल्स इन सब से होता है। ठीक है, ऑप्शन B।
सुनने की मशीन, सुनने की मशीन जिस कान में हमें प्रॉब्लम होगी हम उसी कान में पहनेंगे, इसीलिए ऑप्शन सी, सुनने की विकारता की स्थिति पर। ब्रेल क्या है? ब्रेल जो है जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके पढ़ने लिखने का वो तरीका होता है। ब्रेल एक लिपि है। फिर है सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110। कौन सा सहयोगी अधिगम के तत्वों से संबंधित नहीं है? सांस्कृतिक विकास जो है वो सहयोगी अधिगम या सहकारी अधिगम के तत्वों में नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि समावेशी विद्यालय में शामिल होते हैं गैर विकलांग बालक, विकलांग बालक, सब जो समावेशी विद्यालय में विशिष्ट बालक से लेकर सामान्य बालक से लेकर सब शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी। ब्रेल पद्धति लुई ब्रेल ने दी थी। समावेशी शिक्षा आज के समय की मांग है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बालक का अपना योगदान स्कूल के लिए खास, अनोखा व मूल्यवान होता है। ये कथन किससे संबंधित हो सकता है? ये आपका समावेशी शिक्षा से संबंधित होता है। फिर है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य जो है मुख्य वो है कि प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण व अनोखा होता है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक छात्र पर बराबर से प्रभाव डालती है, बराबर से उस पर ध्यान रखती है। फिर है समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी है? ये सभी के लिए शिक्षा है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, ये भी इसमें आता है। फिर विभिन्नताएं, इस कोई समस्या नहीं, समावेशी शिक्षा सभी बालकों को एक साथ लेकर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? अस्वीकार न करने का सिद्धांत, भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धांत, अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत, ऑप्शन डी। ठीक है, ये तीनों आपके समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, अच्छा ये रिपीट हो गया, सॉरी। फिर है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण कौन सा है? कम खर्चीली है, उचित शैक्षिक वातावरण देती है और सामाजिक मूल्यों का विकास करती है। ये तीनों ही जो है समावेशी शिक्षा के आवश्यकता के प्रमुख कारण है। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। फिर है कि सलमान का सम्मेलन कब आयोजित किया? सलमान का जो है एक जगह का नाम है जो कि स्पेन में है। ठीक है, 1994 में किया गया था यूनेस्को के द्वारा, जिसमें पहली बार नहीं, पहली बार ये कह सकते हैं कि समावेशी शब्द का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ इस सम्मेलन के बाद। फिर है कि सलमान का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? स्पेन में। ठीक है, सलमान का जो है जगह का नाम है। ठीक है, इसका जो सही नाम है वो है सालामानका। ये जून 1994 में भी हुआ था। इसको सुलभता व समता सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की कौन सी विशेषता होती है? उत्कृष्ट स्मृति, तीव्र अधिगम, विशाल शब्दकोश, ये तीनों आपके प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। फिर है कि छात्रों की विकलांगता का कौन सा लक्षण है? आसानी से भटकना, कार्य पर बने रहने में असमर्थता, पाठ बोधन में कठिनाइयाँ। ये आपके तीनों जो हैं वो छात्रों की विकलांगता के लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर आपका आता है निर्देशन का शाब्दिक अर्थ दिखाना भी हो सकता है, रास्ता दिखाना भी हो सकता है और निर्देश देना भी हो सकता है, इसीलिए उपयुक्त सभी। देन कि विविधता शब्द आया है लैटिन शब्द डाइवर्साइट से। फिर कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता की प्रकृति की है? सीखने की विभिन्नता, सांस्कृतिक बेमेल, व्यक्ति की विभिन्नता, ये तीनों जो है कक्षा में विविधता की प्रकृति को दर्शाते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी। देन कौन सा बालकों में विविधता का कारण है? कुपोषण, आनुवंशिकता कारक और दुर्घटना, ये तीनों जो है बालक में विविधता का कारण हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे हो सकती है? प्रतिभाशाली बालकों की जो पहचान है वो उपलब्धि परीक्षण से हो सकती है, रचनात्मक परीक्षण से भी हो सकती है और माता पिता की राय से भी हो सकती है, इसीलिए ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन है कि SEN, SEN का क्या तात्पर्य है? इसका जो आंसर जो है वो गलत दे रखा है। इसका आंसर रहेगा विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। ABA इसकी फुल फॉर्म होती है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। देखिए SEN का जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है स्पेशल एजुकेशन नीड्स और ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। देन है कि समावेशी शिक्षा सभी के लिए होती है, विशेष शिक्षा स्ट्रीट चिल्ड्रन ये सब के लिए होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। कौन सी सामग्री मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए उपयोगी है? VCR, मॉन्टेसरी शिक्षण सेट और किंडरगार्टन, तीनों ही जो है मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए ये उपयोगी हैं। फिर है कौन सा कृत्रिम उपकरण है? कृत्रिम भुजा, कृत्रिम पैर,
दोनों ही हैं, ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन है कि समावेश के बारे में बताता है। समावेश के बारे में आपको प्रतिभाशाली छात्र भी बताता है, विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी बताते हैं और बिना विकलांगता वाले छात्र भी बताते हैं। ठीक है, यानी कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों सम्मिलित रूप से बताते हैं। फिर टोली शिक्षण, इसका विकास हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है। फिर ये कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवा है? माता पिता की सेवा, निर्देशन और परामर्श और समुदाय की सेवा, ये तीनों ही सेवाएं जो है वो समावेशी शिक्षा के लिए सहायक साबित होती हैं, इसीलिए ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। देन आपका एक समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा जो है ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक और सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है विशिष्ट बालक सामान्य बालक दोनों एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ाई करते हैं। फिर है कि विशिष्ट बालकों की हम पहचान कैसे करते हैं? कि विशिष्ट बालक वे होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सामूहिक, व्यवहारिक रूप से सामान्य बच्चों से ये अलग होते हैं। ठीक है। अब देखिए विशिष्ट बालकों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? निरीक्षण द्वारा, मानसिक परीक्षण द्वारा, व्यवहार के अवलोकन द्वारा, ठीक है, चिकित्सीय परीक्षण द्वारा और समाजमिति और साक्षात्कार के द्वारा। इन सब के द्वारा हम विशिष्ट बालकों की पहचान कर सकते हैं। देन है देखिए विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन से होते हैं? पहला है बौद्धिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, फिर है सामाजिक दृष्टि से। बौद्धिक दृष्टि से जो होते हैं विशिष्ट बालक वो कौन कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, अधिगम असमर्थ, ये चारों जो है आपके बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक के अंदर आते हैं। फिर शैक्षिक दृष्टि से शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, सीखने की निर्योग्यता वाले बालक और संप्रेषण बाधित बालक, ये सारे आपके शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। फिर शारीरिक दृष्टि से कौन कौन से होते हैं? जो सांवेदिक रूप से बाधित, जो अभी क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया था, गतीय बाधित बालक और बहुल बाधित बालक, जिसमें पूर्ण अंधे, कम देखने वाले, श्रवण दोष, वाणी दोष, शारीरिक दोष, ये सारे आपके ये सांवेदिक रूप से बाधित बालक कहे जाते हैं। फिर है कि सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? सामाजिक रूप से परेशान बालक, असमायोजित बालक, वंचित बालक, समस्यात्मक और माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, ये सारे आपके सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। अब देखिए वंचित वर्ग, वंचित वर्ग में कौन से बालक आते हैं? कि ऐसे वर्ग के बच्चे जो सामान्य सामाजिक वर्गों से किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं। ठीक है, यूनेस्को ने अपवंचित वर्ग के अंतर्गत निम्न वर्गों को रखा है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भ्रमणकारी घुमंतु जनजाति, संदर्भित जनजाति, पिछड़ी जाति, श्रमिक परिवारों के बच्चे और अल्पसंख्यक वर्ग, ये सारे जो हैं आपके वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। पहचान क्या होती है इनकी? निम्न महत्वाकांक्षा, निम्न शैक्षिक उपलब्धि, अनुपयुक्त आत्मसंप्रत्यय, बौद्धिक मंदता, भाषा विपन्नता, सामाजिक कुशलता का अभाव और विद्यालय को बीच में ही छोड़ देना और पढ़ाई के प्रति उदासीनता, ये इन सब की पहचान होती है। फिर है आपकी समस्याएं क्या हैं? कि उच्च जातियों द्वारा भेदभाव, सार्वजनिक कार्यों में इनको सम्मिलित न करना, कक्षा में पर्याप्त ध्यान न देना ऐसे बच्चों पर, अपमानजनक टिप्पणी करना, पेयजल, मध्याह्न भोजन आदि से दूर रखना, सहपाठियों द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, इस वर्ग से संबंधित अध्यापकों की अपर्याप्त नियुक्ति और विद्यार्थियों को कक्षा में अलग बिठाना, ये सारे आपके इससे जो वंचित वर्ग के बालकों की समस्याएं हैं। फिर शिक्षा के उपाय कैसे कर सकते हैं इन लोगों के लिए? कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के व्यवहार से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश बनाना, भेदभाव के तरीके की पहचान करना, इस वर्ग के बसाव क्षेत्र में स्कूल खोलना, मतलब जहाँ पर ये बसे हुए हैं वहाँ पर स्कूल खोलना। ठीक है, क्योंकि राम मूर्ति कमेटी बनी थी, ठीक है, और उसने ये सुझाव दिया था नेबरहुड स्कूल का। वो ऐसे ही स्कूल थे कि जहाँ पर बच्चे हैं वहीं पर स्कूल्स को खोलना। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसे खेल, संगीत, समारोह, नाटक आदि में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहन देना, शिक्षकों को इन वर्गों के भाषा, धर्म, संस्कृति के प्रति संवेदनशील बनाना, विद्यालय को धर्मनिरपेक्ष बनाना और कक्षा और विद्यालय में समता स्थापित करना। ठीक है। अब इनके लिए योजनाएं क्या रखी गई हैं? वंचित वर्ग जो है हमारे, उनके लिए क्या क्या योजनाएं सरकार ने बना रखी हैं? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, पुस्तक बैंक योजना,
आश्रम विद्यालय, मुफ्त पुस्तकें और गणवेश, गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म, सुधारात्मक कोचिंग योजना, जो भी कोचिंग चलती है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से यूपीएससी की कोचिंग चलती है, आईआईटी की कोचिंग चलती है यूनिवर्सिटीज़ में। फिर है मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति और मदरसों का आधुनिकीकरण। ठीक है, यह सरकार की तरफ से योजनाएं लागू की गई हैं वंचित वर्ग के लोगों के लिए। देन आपका आता है पिछड़े बालक। अब पिछड़े बालक कौन से होते हैं? कि जो बालक अपनी कक्षा के अन्य बालकों से अध्ययन तथा शैक्षिक प्रगति की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं, यानी कि जो बच्चे अपने क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उससे शैक्षिक प्रगति में पीछे रह जाते हैं, उनको हम पिछड़े बालक कहते हैं। सिरिल भट्ट ने क्या बोला है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में, अर्थात ये जो है 10.5 साल की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सकें जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। ठीक है, अब इनकी पहचान कैसे होती है पिछड़े बालकों की? विभिन्न परिस्थितियों व्यवहारों का ज्ञान कैसा है लोगों का, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के द्वारा और जो भी अन्य जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उनके द्वारा। पिछड़ेपन का कारण क्या रह सकता है? सामान्य से कम शारीरिक विकास होना इनका, शारीरिक दोष, शारीरिक रोग, निम्न सामान्य बुद्धि, परिवार की निर्धनता और बड़ा आकार, परिवार के झगड़े, विद्यालय का दोषपूर्ण संगठन। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या है? बुद्धि लब्धि जो है 85 से कम होती है, जो कि आपके ऑप्शन में पूछा गया था कि पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि शैक्षिक लब्धि, या बुद्धि लब्धि लिखा है, एक्चुअली शैक्षिक लब्धि है, ये बुद्धि लब्धि नहीं है, ये शैक्षिक लब्धि है। शैक्षिक लब्धि जो है 85 से कम होती है सिरिल भट्ट के अनुसार। फिर है कि सीखने की गति धीमी होती है, समाज विरोधी कार्यों की इनकी प्रवृत्ति रहती है। ठीक है, और जन्मजात योग्यता की तुलना में ये कम शैक्षिक प्रगति करते हैं, और सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में विफलता और व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति। देन इनकी शिक्षा के लिए सरकार ने क्या किया है कि विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की है, विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति, छोटे समूह में शिक्षा देना, विशेष पाठ्यक्रम का इनके लिए निर्माण करना, हस्तशिल्पी की शिक्षा देना। पिछड़े बालकों के लिए हस्तशिल्पी की शिक्षा दी जाती है। फिर है कि सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा देना, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करना, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, उचित निर्देशन और परामर्श और आत्मविश्वास की जागृति, ये सारे जो उपाय हैं वो पिछड़े बालकों के लिए होते हैं। फिर आपका आता है धीमी गति से सीखने वाले बालक, स्लो लर्नर। ठीक है, ये इनकी परिभाषा क्या होती है? यदि किसी सामान्य बालक की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग के बालकों से कम होती है तो उसे धीमी गति से सीखने वाला बालक कहा जाता है। ठीक है, कैसे? इनकी पहचान कैसे करेंगे? कि उनके क्रियाकलापों का अवलोकन करके, उनको ऑब्जर्व करके, उनसे संबंधित व्यक्तियों से सूचना एकत्रित करके, चिकित्सीय जांच द्वारा, ठीक है, इनका व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा, बुद्धि परीक्षण द्वारा, और जो भी अन्य जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनके द्वारा। कारण क्या रह सकते हैं धीमी गति से सीखने के? सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, संवेगात्मक घटक, व्यक्तिगत घटक, शारीरिक दुर्घटना और मानसिक दुर्घटना। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? आत्मविश्वास और सामाजिक गुणों का लोप होता है, यानी कि इसमें इनके अंदर आत्मविश्वास और सामाजिक गुण नहीं होते। असुरक्षा का भाव रहता है इनके अंदर। अभिव्यक्ति और संप्रेषण क्षमता का अभाव रहता है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल इनकी अच्छी नहीं होती। समाज विरोधी अभिवृत्तियों में ये रहते हैं, और अवधान शक्ति का अभाव रहता है। अब इनकी समस्याएं क्या हैं? ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं, भाषा और वाणी की समस्या, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या और समायोजन की समस्या, ये सारे आपके स्लो लर्नर रहते हैं, उनकी ये समस्याएं होती हैं। ठीक है, अब इनकी शिक्षा के लिए क्या योजना है? पाठ्यक्रम का लचीलापन, क्रियात्मक विधियों का प्रयोग, कार्यों का स्थिरीकरण, व्यवहारिक आयाम द्वारा शिक्षा, अधिगम के लिए तत्पर रहना, अभिक्रमित अनुदेशन अवयव, प्रगति आलेख तैयार करना, शिक्षक द्वारा बच्चे का अवलोकन, संप्रदाय की संरचना का निर्माण करना, और शिक्षक की सहयोगात्मक भूमिका। देन आपका आता है कि मानसिक रूप से मंद बालक या मंदबुद्धि बालक, इन ये कौन से होते हैं? कि जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है वो मंदबुद्धि बालक होते हैं। ठीक है, हम सबको जो है सामान्य बालक से ही कंपेयर करके, या तो वो प्रतिभाशाली होगा या वो मंदबुद्धि बालक हुआ, या पिछड़ा होगा या वंचित वर्ग होगा। ठीक है, सारे जितने भी वर्ग हैं सबको हम सामान्य बालक से ही जो है कंपेयर करके बताते हैं। अब क्रो एंड क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। ठीक है,
अब बुद्धि लब्धि के आधार पर मंद बुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं? 80 से 90 उनको मंद बुद्धि यानी कि डल, 70 से 80 फीबल माइंडेड, 50 से 75 उनको मोरोन कहते हैं, 25 से 50 इम्बेसिल, 25 से नीचे इडियट। ठीक है। अब इनकी पहचान कैसे हो सकती है? विस्तृत अवलोकन, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि बुद्धि परीक्षण के द्वारा, व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा और अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा। इनकी विशेषताएं क्या रहती हैं कि नई बातों को ये सीखने में इनको कठिनाई होती है, जो मंदबुद्धि बालक रहते हैं। सीखी गई बातों को नवीन परिस्थितियों में प्रयुक्त करने की कठिनाई होती है। ठीक है, ये प्रोसेस नहीं कर पाते माइंड में अपने, सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनको चिंता रहती है। बुद्धि लब्धि 71 से इनकी कम रहती है और सीखने की गति बहुत धीमी या मंद होती है। अब इनकी समस्याएं क्या हैं? अवधान की कमी, जटिल प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई, पूर्वाभ्यास करने में कठिनाई, समस्या समाधान क्षमता की कमी, उच्चारण संबंधी समस्या और सामाजिक संवेगात्मक समस्या। अब इनकी शिक्षा के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं कि अपनी देखभाल का प्रशिक्षण देना चाहिए, विशेष प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा इनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, आर्थिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, सामाजिक प्रशिक्षण देना चाहिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से समायोजन करने की शिक्षा देनी चाहिए, निष्क्रिय और सक्रिय मनोरंजन की शिक्षा देनी चाहिए, सुनने, निरीक्षण करने, बोलने, लिखने की शिक्षा देनी चाहिए, विशेष कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जो पिछड़े बालक रहते हैं वो मंद बुद्धि बालक नहीं रहते हैं। ठीक है, पिछड़े बालक में, मंद बुद्धि बालक में और धीमी गति बालक से सीखने में अंतर है। जो पिछड़े बालक होते हैं उनके बहुत सारे कारण रहते हैं जो पढ़ाई में वो छूट जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, लेकिन वो बुद्धि उनकी सामान्य बालक जैसी ही होती है। लेकिन बाकी जो आपके जैसे स्लो लर्नर हुए, ठीक है, मानसिक रूप से मंद बालक रहे, ये इनकी जो बुद्धि लब्धि रहती है ये इनकी बुद्धि लब्धि कम रहती है। इसके बाद आपका आता है, देखिए अब हम मंद बुद्धि बालक जो रहते हैं इनका पता हम कैसे लगा सकते हैं? माता पिता के द्वारा, ठीक है, अध्यापक के ओपिनियन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा, केस स्टडी के द्वारा और डॉक्टरी परीक्षण के द्वारा, अचीवमेंट टेस्ट लेके इनका, इंटेलिजेंस टेस्ट लेके, ठीक है, एजुकेशनल टेस्ट लेके और साइकोलॉजिकल टेस्ट लेके जो मंदबुद्धि बालक हैं इनकी हम पहचान कर सकते हैं। अब देखिए आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक कैसे होते हैं? ऐसे बालक जिनकी देखने की क्षमता या दृष्टि तीक्ष्णता 20-70 फीट या दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री होता है, आंशिक दृष्टि बाधित बालक कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी जो दृष्टि तीक्ष्णता है वो 20-70 फीट, 20/70 फीट या जो इनका दृष्टि क्षेत्र है वो 20 डिग्री रहता है, इनको हम आंशिक दृष्टि बाधित बालक कहते हैं। ऐसे बालकों की देखने की क्षमता दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 या उससे कम होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन इससे बन सकता है। पहचान कैसे करेंगे कि ये आंशिक रूप से ये दृष्टि बाधित बालक है? इसको सिर दर्द की समस्या रह सकती है, बार बार पलकें चमकाते हैं, एक आंख बंद करके सिर ऊपर उठाते हैं, आंख मलते हैं, आंखों की पलक छोटी हुआ और आंख लाल रहती है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील रहते हैं, आंखों से पानी बहता है, श्याम पट्ट पर लिखी चीज़ों को उठ उठ कर देखता है, आंखें टेढ़ापन या तिरछापन अथवा भारी होती हैं। समस्याएं क्या होती हैं इनके साथ? स्वकेंद्रित वार्ता करते हैं, संप्रत्यात्मक दृष्टि से सामान्य बच्चों से ये पीछे रहते हैं, वातावरण के साथ समायोजन में इनको कठिनाई होती है, सूचना प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है और शैक्षिक उपलब्धि में पीछे रहते हैं और कुछ समायोजन की समस्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये आंशिक रूप से ये देख नहीं पाते हैं, इसलिए इनको सामान्य बालकों के साथ समायोजन में समस्या आती है। देन अब इनकी शिक्षा के लिए क्या उपाय हैं कि ब्रेल लिपि के प्रयोग से इनको शिक्षा दी जाए। ब्रेल लिपि का जो आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जो अभी आपसे ऑप्शन में पूछा भी गया, कब किया था? 1821 में किया था। शेष दृष्टि के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, ये सन जो 1821 दी है इसको मैं चेक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, अगर यही सही है तो ठीक है, नहीं तो मैं चेक करके बताती हूँ। अन्य ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाए। बड़े अक्षरों में जो मुद्रित सामग्री होती है उनको उपलब्ध कराया जाए, जो बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा होता है किताबों में, इस प्रकार की इनको किताबें उपलब्ध कराई जाएँ। आवर्धक लेंस, जो लेंस होते हैं ना जिनसे हम पढ़ाई करते हैं, वो इनको दिए जाएँ। दूसरा,
शिक्षण सहायक उपकरण जैसे लेंस वाले चश्मे, दृष्टि यंत्र, आकृतियों, दृष्टि कैमरा, चलायमान टेलीस्कोप, अक्षर चित्रों को बड़ा प्रदर्शित करने वाले यंत्र, इन सब का इनसे प्रयोग कर पाया जाए। फिर विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की इनके लिए नियुक्ति की जाए। कक्षा में पर्याप्त प्रकाश हो, फर्नीचर इनके लिए सुविधानुसार हो, विशेष कक्षा की व्यवस्था हो, वस्तुओं के आकार बोध है तो स्पर्श कराया जाए और लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का ज्ञान स्पर्श द्वारा ही दिया जाए। वस्तुओं के निरीक्षण या अवलोकन के पर्याप्त इनको अवसर दिए जाएं। ठीक है। अब इनके लिए शिक्षण सहायक सामग्री क्या रह सकती है? जोज रीडर, ब्रेल डिस्प्ले, ब्रेल प्रिंटर्स, बोलने वाली पुस्तकें, ऑप्टाकॉन जिनको हम बोलते हैं, बोलने वाले उपकरण, हैंड हेल्ड रीडर, टॉकिंग कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन ब्रेल रीडर और आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले उपकरण। ठीक है, ये इनके लिए शिक्षण सहायक सामग्री में आते हैं। अब श्रवण बाधित बालक ये कौन से होते हैं? ये से बच्चों को सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है। ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल होती है। ठीक है। जो श्रवण बाधित बालक होते हैं इनके जो ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। पहचान क्या है? व्यवहार में एकाग्रता की कमी, अध्यापक के ओठों की गतिविधियों और हाव भाव पर ध्यान केंद्रित करना, गतिविधियों और कार्यों के प्रति अधिक सजग, सिर घुमाकर या एक और झुककर सुनने का प्रयास करना, ध्वनि स्रोतों की पहचान में कठिनाई, अधिक धीरे या तेज बोलना, भाषा विकास की समस्या और उच्चारण में कठिनाई। ठीक है। अब वर्गीकरण है। जो कम बाधित बालक होते हैं ना, इनका डेसिबल स्तर रहता है 35 से 54। जो मंद बाधित बालक रहते हैं उनकी रहती है 55 से 69। गंभीर बाधित बालक इनकी रहती है 70 से 89। फिर आपकी रहती है पूर्ण ग्रहण बाधित बालक, इनकी रहती है 90 से 100। ठीक है। फिर आपका आता है समस्याएं। इनके साथ समस्याएं कैसी रहती हैं? इनको सामाजिक समायोजन की समस्या, शैक्षिक उपलब्धि की समस्या, बौद्धिक क्षमता की कमी, भाषा एवं वाणी विकास की समस्या, वातावरणीय समाज की समस्या। ठीक है। अब इनकी शिक्षा के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं? ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। साइन लैंग्वेज जो रहती है ना, जो श्रवण बाधित होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और शिक्षण तकनीकी जैसे आकृतियों, मॉडल, कंप्यूटर, श्रवण यंत्र, ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों आदि की सहायता से शिक्षा प्रदान की जाती है। पृथक कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष प्रशिक्षण, प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है इनके लिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है और कक्षा शिक्षण के दौरान तेज आवाज़ में बोला जाए तथा विषयानुकूल हाव भाव प्रदर्शित किए जाएं। मतलब जिस प्रकार का आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वैसे ही आपके हाव भाव रहें। शिक्षण सामग्री इनके लिए कैसी रहती है? श्रवण यंत्र, इंफ्रारेड, कंप्यूटर और वेबकैम, स्मार्ट बोर्ड, कैप्सन माइक्रोफोन, आई कम्युनिकेटर। अब वाक दोष युक्त जिनको बोलने में समस्या है। वाक दोष युक्त बच्चे वे हैं जो मुख की आवाज़, बोले गए शब्दों में तालमेल और शब्दों को संयोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। वाकदोष वाले बच्चों में बोलने का लय क्रम टूट जाता है और उनकी आवाज़ में हकलाहट होती है। ठीक है। अब वाकदोष के प्रकार कैसे हो सकते हैं? इनको उच्चारण करने में समस्या आती हो, हकलाते हों, आवाज़ की समस्या हो, किसी की आवाज़ बहुत पैनी होती है, किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है। अंगीय वाणी दोष, इनके जीभ में या तालू में कोई समस्या। कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या, जो बच्चे कम सुनते हैं उनको जो है वाणी की भी समस्या रहती है। और देर से बोलने वाले का विकास, जो बच्चे देर से बोलना सीखते हैं। ठीक है। विशेषताएं क्या हैं? तालू व जबड़े में दोष जिसके कारण शब्दों के सही उच्चारण में कठिनाई, आवाज़ में मधुरता की कमी, धारा प्रभाव बोलने में कठिनाई, बोलने और सुनने में भी कठिनाई, बोलते समय अत्यधिक एकाग्रता, संक्रामक रोग, टॉन्सिल से सूजन आदि के कारण बोलने में कठिनाई। ठीक है। अब इनकी समस्याएं क्या रहती हैं? इनको उच्चारण की समस्याएं रहती है, वाणी प्रवाह की समस्या, फ्लुएंट नहीं बोल पाते, अपने विचारों, भावनाओं आदि को अभिव्यक्त करने की इनको समस्या रहती है क्योंकि ये लगातार या फ्लुएंट नहीं बोल पाते। फिर दूसरों के विचार के अर्थापन करने की समस्या रहती है। अब देखिए, अब इनकी शिक्षा किस प्रकार की? कि भाषा दोष से ग्रसित बालकों की पहचान करना, विशिष्ट भाषा दोष का निदान करना, भाषा और वाणी सेवाओं का प्रावधान करना, उपयुक्त अभ्यास के अवसर देना, बच्चों की चिंता, ग्लानि, लज्जा जैसी भावनाओं को दूर करना, लज्जा और घबराहट से बचाव करना, दोष पर बल ना देना, सही निदान करना
और सही बोलने के लिए इनको मोटिवेट करना। फिर है अस्थि बाधित बालक। ये किस प्रकार के बालक होते हैं कि अस्थि बाधित बालक वे बालक होते हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो, ठीक है, जिनकी हड्डियों में कोई समस्या हो, ऐसे बालक अस्थि बाधित बालक होते हैं, जिससे वे सामान्य बच्चों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो जाते हैं। अब इनकी पहचान कैसे होगी कि शारीरिक अंगों पर समयोजित नियंत्रण न होना, शारीरिक कार्यों तथा अभ्यास में दर्द एवं कठिनाई का अनुभव करना, जोड़ों में दर्द, नकली अंगों की इनको सहायता लेनी पड़े, चलने उठने बैठने में कठिनाई अनुभव करना, ठीक है। अब वर्गीकरण हम इनका कैसे करते हैं, लूले लंगड़े, हथकटे, एक या अधिक अंगों का लकवाग्रस्त हो जाना, पांव फिरा, मेरुदंड वक्र होना, विकृत नितंब, मस्तकीय पक्षाघात, मेरुदंडीय दिशामुखी मांसपेशियां असमर्थता। अस्थिबाधिता के कारण क्या हो सकते हैं, जो अस्थिबाधिता होती है वो जन्मजात भी हो सकती है, ठीक है, जेनेटिक भी हो सकती है, किसी दुर्घटनावश भी हो सकती है और किसी बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब देखिए जो ये आपके प्रकार दिए थे ना, वर्गीकरण जो दिया था, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता तो आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। देन आपका आता है विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या रहती हैं कि मानसिक दृष्टि से सामान्य या सामान्य से अधिक क्षमता, जो आपके अस्थि बाधित बालक रहते हैं इनकी जो मानसिक दृष्टि से या तो ये सामान्य रहते हैं या इनकी सामान्य से अधिक क्षमता हो सकती है। क्रियाशीलता में एकाग्रता की इनमें कमी रहती है, हीन ग्रंथियों का इनमें विकास होता आता है, सामाजिक संबंध स्थापित करने में इनको कठिनाई होती है। अब इनके लिए शिक्षा किस प्रकार की है, उपचार सुविधाएं प्रदान करना, प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य करवाना, विशेष कक्षाओं के आयोजन द्वारा, अतिरिक्त कक्षा के सृजन से, विशेष विद्यालयों के निर्माण से, पाठ्यक्रम को आवश्यकतानुकूल बनाकर, अभिवृत्तियों में परिवर्तन करके, प्रशासनिक परिवर्तन द्वारा, अधिगम अनुभव कराकर, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा, पुनर्वास योजना बनाकर उन्हें लागू करना, मनोवैज्ञानिक परामर्श दिलवाकर, समन्वित शिक्षा द्वारा। समन्वित शिक्षा का मतलब यहाँ पर आपकी जो है एकीकृत शिक्षा से, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन से, आर्थिक सहायता द्वारा और सहायक सामग्री प्रदान द्वारा। अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक, ये किस प्रकार के बालक होते हैं कि सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है, ठीक है, या तो क्षमता है ही नहीं या कमी है या उसमें योग्यता की कमी है। अधिगम अक्षमता पद का प्रयोग सैमुअल केक ने 1963 में किया था। जो अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सैमुअल किर्क ने किया था। कब किया था, 1963 में किया था। विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं इनकी, ये आंतरिक होती है, ये स्थायी होती है और व्यक्ति विशेष में आजीवन रहता है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ये परमानेंट होती है और ये जिस व्यक्ति में रहती है ये आजीवन रहती है। ये विकृतियों का विषम समूह है। ये एक जैविक समस्या है। जो अधिगम अक्षमता होती है ना, ये आपकी जेनेटिक होती है, ठीक है। जो अधिगम क्षमता होती है वो जेनेटिक होती है, ये किसी बाहरी चोट या बीमारी से नहीं होती है। ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। अब इनके लिए अधिगम सामग्री किस प्रकार की रहती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, पोर्टेबल वर्ड प्रोसेसर, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, टेप, सीडी रिकॉर्डर, डिजिटल ऑडियो बुक, रूपांतरित कीबोर्ड और इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर। अब देखिए अधिगम अक्षमता के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक तो ये स्थायी होती है, जन्मजात होती है, और दूसरा ये मनोवैज्ञानिक होती है, ठीक है। और सबसे पहले अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, आपका सैमुअल किर्क ने किया था, 1963 में किया था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। 2-3 पॉइंट हैं कि ये तो जैविक समस्या यानी कि जेनेटिक है, मनोवैज्ञानिक समस्या, और ये स्थायी होती है और ये आंतरिक होती है। जैसे कि डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया, इसके लक्षण क्या रहते हैं, पढ़कर लिखने, समझने, अक्षरों को क्रमबद्ध करने में संबंधी विकार, ठीक है, यानी कि मतलब ज़्यादातर ये पढ़ने से संबंधित लिखा ऐसा क्वेश्चन में आता है। डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने संबंधी विकार है, जिसको लिखने में समस्या होती है। डिस्कैलकुलिया, जिसको कैलकुलेशन करने में, जो मैथ्स के जो ऑपरेशन रहते हैं
उनको करने में गणितीय कौशल संबंधी ये विकार रहता है। ठीक है। डिस्फेजिया वाक संबंधी प्रकार, संप्रेषण अक्षमता है, मतलब जिसको बोलने में भाषा संबंधी जो विकार होता है इसको बोलते हैं डिस्फेजिया। देन आपका आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया से लेखन और चित्रांकन संबंधी ये विकार होता है। डिसऑर्थोग्राफिया ये आपका वर्तनी संबंधी विकार है। ठीक है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ये आपका श्रवण संबंधी विकार है, ये इसकी इंग्लिश है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर ये आपका दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार है। सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ये आपका इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर ये आपका संगठनात्मक पठन संबंधी विकार है। अफेजिया ये भी आपका भाषा बोध से संबंधित विकार है, जो ये आपका जो ये था डिस्फेजिया और ये आपका फेजिया। ठीक है, ये दोनों ही आपके भाषा बोध से संबंधित विकार है। फिर डिस्नोमिया ये शब्द खोजने की समस्या से संबंधित विकार है। ठीक है, इसको डिस्नोमिया को हम एनोमिक अफेजिया भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है एनोमिक अफेजिया। ये सारी आपकी क्या है, ये सारी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है। फिर आपका आता है कि CWSN, इसका फुल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, SEN पूछा गया था आपके में स्पेशल एजुकेशन नीड, अगर CWSN पूछा जाता है इसका हो रहता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में पारित हुआ था। ठीक है, इंडिया में जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम जो है कब पारित हुआ, 1987 में। उसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम ICI एक्ट वर्ष 1992 में पारित हुआ। और ये लागू कब से हुआ, पारित हो गया था 1992 में, लागू हुआ है 22 जून 1993 से। फिर विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम PWD एक्ट के नाम से जो जाना जाता है, ये 1995 में पारित हुआ था। ये अधिनियम लागू कब से हुआ, 7 फरवरी 1996 से ये लागू हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आपका PW एक्ट आया था 1995 में विकलांग व्यक्तियों से संबंधित, इसमें इन्होंने 7 प्रकार की विकलांगताएं बताई थी। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में पूछा भी जाता है कि जो PWD एक्ट था विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम 1995, उसमें कितने प्रकार की विशेषता विकलांगताओं का वर्णन है, वो 7 प्रकार की विकलांगताओं का, अंधत्व, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधा, मानसिक विकलांगता, मानसिक रोग, गामन बाधा और कोढ़ उपचारित। देन फिर आपका 16 दिसंबर 2016 को दिव्यांगजन अधिकार विधेयक आया। ठीक है, ये जो अधिनियम था 16 दिसंबर 2016 को जो आया दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, ये आपका 1995 के विकलांग व्यक्ति अधिनियम का स्थान लेगा। जो आपका PWD एक्ट आया था विकलांग व्यक्ति जन अधिनियम 1995 में, ये इसका संशोधित रूप आया था दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016। उसमें 7 प्रकार की क्षमताएं थी। इसमें जो 2016 में आया था इसमें इन्होंने 21 प्रकार की क्षमताओं को शामिल किया। ठीक है, और दूसरा विकलांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये जो 2016 में जो दिव्यांगजन अधिकार विधेयक आया है, इसमें इन्होंने 6 से 18 साल के जो विकलांग बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया है। फिर सरकारी प्रतिष्ठानों में विकलांगों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है, और 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार की क्षमता वाले व्यक्ति को विकलांग या दिव्यांग कहा जाता है। यानी कि जिसके अंदर जो विकलांगता जो रहेगी, जो मेजरमेंट रहेगा मेडिकल टेस्ट की तरफ से, अगर 40% कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसको विकलांग या दिव्यांग की श्रेणी में ले लिया जाएगा। फिर राष्ट्रीय न्यास अधिनियम वर्ष 1999 में पारित हुआ। इसे संक्षेप में NT एक्ट भी कहते हैं। ये अधिनियम 4 प्रकार की विकलांगताओं के लिए है। जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम था NT एक्ट, इसमें 4 प्रकार की विकलांगताएं बताई गई, स्वालीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक विकलांगता, बहुविकलांगता। ठीक है, एक और आई है विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 10 जनवरी 2006 को ये पारित हुई है। ठीक है, जो राष्ट्रीय विकलांग संस्थान है वो आपका नई दिल्ली के अंतर्गत है। PWD एक्ट जो है आपका 1995 में आया था। दिव्यांगजन अधिकार विधेयक आया आपका 2016 में। विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति बनी है, वो आई है आपकी 2006 में, 10 जनवरी 2006। फिर देखिए राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, ये आपका कहाँ है,
देहरादून। NIVH जो राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान है, इसको हम NIVH के नाम से भी जानते हैं, है ना। फिर राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान ये आपको कोलकाता में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये सिकंदराबाद में है। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान ये मुंबई में है। राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान ये कटक में है। राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान ये चेन्नई में है। 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की गई और दिव्यांगजनों के अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ UNCRPD इसकी फुल फॉर्म है, को भारत ने वर्ष 2007 में स्वीकार किया। ठीक है, ये सारे चीज़ें जो है आपके विकलांगों से संबंधित है। फिर है आपका समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं कि ऐसे बच्चे परिवार विद्यालय व कक्षा में भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। वैलेंटाइन का कहना है कि समस्यात्मक बच्चे वे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय, समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। इनकी पहचान कैसे होती है? अवलोकन द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, अभिभावकों, शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप द्वारा, कथात्मक अभिलेख द्वारा, संचयी अभिलेख द्वारा, ठीक है, और अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा। ठीक है, संचयी अभिलेख जो हम सब जानते हैं, जो हम पेपर 2 में पढ़ा था, इससे आपके समस्यात्मक बालक का पता लगता है। ठीक है, उसका रिकॉर्ड रहता है इसमें। फिर है आपका लक्षण। इनके लक्षण क्या रहते हैं समस्यात्मक बालकों के? चोरी करना, स्कूल के कार्यों में सक्रिय न होना, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देकर आनंद लेना, अनुशासन का विरोध करना, बुरा आचरण, असहयोग की प्रवृत्ति, धोखा देना, अश्लील बातें करना, बिस्तर गीला करना, मानसिक द्वंद से ग्रसित होना, हीन भावना, कठोर व्यवहार करना, अप्रसन्न व चिड़चिड़ा होना और भयभीत एवं आत्म केंद्रित होना। कारण क्या हो सकते हैं समस्यात्मक बालकों के? आनुवंशिक कारण भी रहते हैं, शारीरिक कारण भी रहते हैं। ठीक है, शारीरिक कारणों से मतलब जैसे कोई हाइट में कम है या किसी भी प्रकार की शारीरिक कारण रह सकते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर हीन भावना है, तो वो गुस्से में ऐसा कार्य करता है क्योंकि लोग अगर उसका मजाक बनाते हैं। फिर है स्वभाव संबंधी तथा संवेगात्मक कारण होना और सामाजिक तथा परिवेशीय कारण होना। ठीक है, शिक्षा के उपाय क्या है इनके लिए? कि माता पिता को बच्चों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सहयोगात्मक व्यवहार करना, अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार का प्रयोग करना, बच्चों के सहयोगियों को गुप्त निरीक्षण करना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अध्यापक व्यवहार मधुर और सहयोगात्मक हों, मनोरंजन के उचित। अब जो समस्यात्मक बालक रहते हैं इनके लिए जो व्यक्तित्व परीक्षण है वो किस प्रकार से हो सकते हैं? पहला तो आपका रोसा शाहिद हब्बा परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, अच्छा सेंटेंस और वर्ड इन्होंने एक दोनों स्पेलिंग सेम लिखती हैं, साइकोड्रामा। ठीक है, ये सारे जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं इनके द्वारा हम जो है समस्यात्मक बालकों का पता लगा सकते हैं। तो उपरोक्त परीक्षणों के आधार पर बालकों के अचेतन मन में दबी हुई भावनाओं, इच्छाओं को पहचाना जा सकता है। इच्छाओं की पूर्ति न होने से वो क्षुब्ध व संवेगात्मक रूप से अशांत हो जाते हैं। इन परीक्षणों के प्रयोग से हम बालकों के संवेगात्मक रूप से अशांत होने का कारणों को जान सकते हैं। ठीक है, अगर बालकों के संवेगात्मक रूप से अशांत होने का कारण जानना है तो उनके लिए हम इन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। अब प्रतिभावान और सृजनात्मक बालक किस प्रकार के होते हैं? स्किनर और हैनीमैन के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। RW टेलर ने बोला है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। कोलसनिक ने कहा है कि वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों से किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सके वो प्रतिभाशाली बालक है। अब प्रतिभाशाली बालकों की हम पहचान कैसे करते हैं? अवलोकन द्वारा, समूहगत बुद्धि परीक्षण द्वारा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा, संप्राप्ति परीक्षण द्वारा, विशिष्ट योग्यता परीक्षण द्वारा, व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा। ठीक है, अब प्रतिभाशाली बालकों को वर्गीकरण है ये जो किसने दिया है? शीली और सिल्वरमैन ने दिया है। ये जो वर्गीकरण है IQ का ये आपको शीली और
सिल्वर मैंने दिया है कि न्यून प्रतिभाशाली रहते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि 115 से 129 रहती है। मध्यम रहते हैं, इनकी 130 से 144। उच्च प्रतिभाशाली रहते हैं, इनकी 145 से आपकी 159। असाधारण 160 से 174। प्रगाढ़ प्रतिभाशाली इनकी आपकी रहती है 175 से अधिक। ठीक है, फिर आपका आता है इसके बाद इनकी शिक्षा। शिक्षा किस प्रकार की रहती है प्रतिभाशाली बालकों की, कि इनको जो है सामान्य बच्चों के साथ इनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाए, विशेष और समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, सामाजिक अनुभवों के अवसर देना, नेतृत्व प्रशिक्षण देना, श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण, कक्षा संवर्धन, मानसिक उद्वेलन विधि, पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना, योजना विधि द्वारा शिक्षण, विशेष कक्षाओं का आयोजन, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना, समय समय पर विशेष निर्देशन परामर्श प्रदान करना और तीव्र उन्नति। अब इनकी विशेषताएं कैसी रहती हैं? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 130 से 140 या उससे ऊपर होती है। ये रटने की बजाय समझने पर बल देते हैं। इनकी शब्द भंडार बहुत ज़्यादा विस्तृत रहता है। चिंतन में ये मौलिक होते हैं। ज्ञानेंद्रियों का तीव्र विकास, अमूर्त चिंतन तथा अमूर्त विषय में इनकी रुचि रहती है। सृजनात्मकता, प्रतिभाशाली बालकों में सृजनात्मकता का भी गुण पाया जाता है। प्रेम, सहानुभूति, सहयोगात्मक इनका व्यवहार रहता है। समस्याएं कैसे रहती हैं? साधारण खेल और साधारण खेल के नियम इनके लिए उबाऊ हो जाते हैं। खेल के मैदान में अधिक आक्रामक रहते हैं। सामान्य कक्षा इनके लिए उबाऊ होती है, बोरिंग रहती है। और विद्यालय में इनको रुचि रहती है क्योंकि जो सामान्य जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है वो उनको समझ में तो आता है लेकिन उनको पसंद नहीं आता। सामाजिक मूल्यों, नियमों आदि की इनको परवाह नहीं होती। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनको सामाजिक मूल्यों, नियमों इन सब की परवाह नहीं होती। देन जो प्रतिभाशाली बालकों की जो पहचान है उनको हम कैसे कर सकते हैं? माता पिता समाज के द्वारा, अध्यापक के मत के द्वारा, बुद्धि परीक्षण करके, ठीक है, उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा और अभिरुचि परीक्षण के द्वारा। अब देखिए, जो समावेशी शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी अमेरिका में हुई थी। ठीक है, और समावेशी शिक्षा के जनक है वो है ओविडी टैक्रोली। और जो विशिष्ट शिक्षा की शुरुआत हुई वो ये यूरोप में, और इसके जो जनक थे विशिष्ट शिक्षा के वो थे जीन मार्क गैस्पार्ड इटार्ड। ठीक है, बहुत जगह आपको केवल इटार्ड लिखा मिलता है, इनका पूरा नाम है जीन मार्क गैस्पार्ड इटार्ड। अब देखिए, ये आपके समावेशी शिक्षा से संबंधित सिद्धांत हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, भेद रहित शिक्षा का सिद्धांत, अस्वीकार न करने का सिद्धांत, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत, नियंत्रित परिवेश का सिद्धांत, विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं? ये सारे आपके जो है समावेशी शिक्षा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से संबंधित सिद्धांत है, जिसमें अभी आपका जो री एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो इन सिद्धांतों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है आपका विशिष्ट जो बच्चे रहते हैं ना, इनकी सहायता के लिए जो सहायक उपकरण होते हैं और जो अवलंबन उपकरण रहते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार के रहते हैं? ये उपकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले अधिगमकर्ताओं के लिए सहायक उपकरणों के प्रकार कैसे रहते हैं? ये दो प्रकार के रहते हैं, असिस्टिव डिवाइस, सपोर्टिव डिवाइस। ठीक है, ये ऑप्शन में भी आ सकता है कि जो विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता हैं इनके लिए जो उपकरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के रहते हैं। पहला असिस्टिव डिवाइस, दूसरा आपका सपोर्टिव डिवाइस। अब असिस्टिव डिवाइस में कौन कौन से आते हैं? देखिए, असिस्टिव डिवाइस में जो हैं आपके ये आते हैं, यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइस। सबसे पहले दृष्टिबाधित बालकों के लिए संकीर्ण सर्किट टेलीविजन, आवर्धक लेंस, हस्तावर्धक, वृद्धाकर की मुद्रित अधिगम सामग्री, ब्रेल स्लेट स्टाइलस, ब्रेल पुस्तकें, ब्रेल शीट, बोलते हुए कैलकुलेटर, विशिष्ट उपकरण। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं श्रवण बाधित हेतु सहायक उपकरण। इनके लिए कौन कौन से होते हैं? हियरिंग एड्स, ठीक है,
फोनिक ईयर और सोनी ट्यूब उपकरण, टेलीफोन, टाइपराइटर एवं कंप्यूटर की संयुक्त आकृति वाला उपकरण, अनेक प्रकार की वीडियो टेप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चिन्ह भाषा पैकेज, साइन लैंग्वेज पैकेज और अन्य उपकरण। ठीक है, ये सारे आपके श्रवण बाधित बालकों के लिए होते हैं। इसके बाद आपका आता है वाणी बाधित बालकों के लिए सहायक उपकरण। असिस्टिव डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? प्रशिक्षण देना, कमरबंद स्लिंग या बंदनी का प्रयोग। ठीक है, फिर आपका है चित्र, रेखा चित्र तथा प्रतिमाओं का प्रयोग करना, श्रवण कैसेट और टेप है, कृत्रिम भाषा, कृत्रिम वाणी संश्लेषण व कंप्यूटर का प्रयोग। इसके बाद आपका आता है कि श्रवण बाधित बच्चों हेतु सहायक उपकरण। इससे पहले आपके थे वाणी बाधित, ठीक है, ये भी आपके श्रवण बाधित के लिए थे और ये आपके किसके लिए थे? दृष्टि बाधित बालकों के लिए। अब इसमें आपका है कौन कौन से हैं? ये श्रवण बाधित नहीं है, ये अस्थि बाधित है। ठीक है, ये हेडिंग यहाँ गलत डली हुई है, ये श्रवण बाधित बच्चों के लिए नहीं है, ये आपकी असिस्टेड डिवाइस फॉर ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी कि जो अस्थि बाधित बालक है उनके लिए है। ठीक है, ये हेडिंग गलत है। पहला है लैप बोर्ड, पेज टर्नर, मोटे पेन एवं मोटे पेन होल्डर, संबंधित फर्नीचर सामग्री। अब देखिए श्रवण बाधितों का वर्गीकरण पहले भी मैं बता चुकी हूँ। ये है कम बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर क्या रहता है और इनका बाध्यता प्रतिशत क्या रहता है, मंदित बाधित बच्चों का, गंभीर बाधित बच्चों का और पूर्ण ज्ञान बाधित बच्चों का। ठीक है, ये जो इनका डेसिबल स्तर है और बाध्यता प्रतिशत है। फिर आपका आता है बौद्धिक अशक्तता एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बच्चों हेतु सहायक उपकरण, जो असिस्टिव डिवाइस रहती हैं किन के लिए? जिन बच्चों जो कि इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट और सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रन के लिए। चित्रों वाले कार्ड और विभिन्न प्रकार के चित्र उपयोग करना, विभिन्न संपत्तियों के शिक्षण के लिए तरह तरह की आकृतियों के ठोस पदार्थ, दिन तिथियों और मासों के अंकन वाले विभिन्न कैलेंडर, इंद्रिय समायोजन अनुकूलन हेतु सामग्री, शैक्षणिक खेल संबंधी सामग्री, टूल किट, बैठने एवं मुद्रा निश्चित करने हेतु विशेषकार फर्नीचर, शिक्षण की कीबोर्ड, टाइप मशीन और वर्ड प्रोसेसर आदि। ठीक है, ये सारी असिस्टिव डिवाइस किसके लिए हैं? बौद्धिक अशक्तता और जो सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए। अब अभी तक हमने जो पढ़ी वो तो हमारी थी असिस्टिव डिवाइस। अब आती है हमारी सपोर्टिव डिवाइस। ठीक है, दोनों में अंतर है। अब सपोर्टिव डिवाइस किस किस प्रकार की होती है? अंतर आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो असिस्टिव डिवाइस होती हैं वो किस प्रकार की डिवाइस होती हैं और जो सपोर्टिव डिवाइस होती हैं वो किस प्रकार की होती है। अब सपोर्टिव डिवाइस में कौन कौन से आते हैं कि दृष्टि बाधित बच्चों को दिशा अथवा स्थान उन्मुखता एवं गमन करने में मददगार छड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो छड़ी दृष्टि बाधितों के लिए होगी ये आपकी क्या होगी? सपोर्टिव डिवाइस होगी। अस्थि बाधित बच्चों हैं तो बंधनी, बैसाखियाँ, ट्राईसाइकिल, पहिया कुर्सी, ये सारी आपकी जो हैं जो अस्थि बाधित बालक हैं उनके लिए सपोर्टिव डिवाइस है। तीसरा, जिनको सेरेब्रल पाल्सी होता है इन बच्चों के लिए बैसाखियाँ, के वॉफर, केस्टर वाली कुर्सी, ये सब। ठीक है, फिर कक्षा कक्ष में डेस्कों की व्यवस्था इस तरह की जानी चाहिए जिससे कि बैसाखियों के सहारे चलने वाले बच्चों को चलने एवं मुड़ने से अधिक परेशानी ना हो। प्रयोग किए जाने वाले फर्नीचर में इस तरह बदलाव किया जा सकता है कि ताकि बंधनी वाले बच्चों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। फिर एक कक्षा कक्ष तथा प्रयोगशाला में फर्श के फिसलन वाले या रिक्त जगह पर रबड़ की चटाई को बिछाया जा सकता है। ठीक है, जिससे कि पहिया कुर्सी और बैसाखियों के सहारे चलने वाले बच्चों को फिसलने से बचाया जा सके। और स्कूल भवन, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं असेंबली हॉल की बाधाओं को दूर किया जा सकता है या इन बालकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इनकी स्थिति में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि सीढ़ी की जगह रैंप का इस्तेमाल करना। ठीक है, इस प्रकार से। और जो फर्नीचर जो है इनके हिसाब से बनवाना। तो ये सारा आपका किस में आता है? ये सारा आपका सपोर्टिव डिवाइस में आता है। ठीक है, अब जो असिस्टिव डिवाइस है और सपोर्टिव डिवाइस है इनमें बेसिक अंतर क्या रहता है? देखिए, जो आपके असिस्टिव डिवाइस रहते हैं कि सहायक उपकरणों से तात्पर्य ऐसे उपकरणों से है जो असमर्थ अधिकर्म की पाठ्य सामग्री के संग्रहण में विशेष योगदान करते हैं। यानी कि असिस्टिव डिवाइस वो होती हैं जो लर्नर जो इनका जो पाठ्य सामग्री रहती है उसको पढ़ने में, उनको समझने में सहायता प्रदान करें। ठीक है, और सपोर्टिव डिवाइस से मतलब क्या रहता है कि अवलंबन
उपकरणों या सुविधाओं से तात्पर्य ऐसे उपकरणों से जो अशक्त अधिगमकर्ता की गत्यात्मक गतिविधि यानी कि चलने फिरने में, उठने बैठने में उनको सहायता दे, इस प्रकार की जो डिवाइसेस रहती हैं इनको हम सपोर्टिव डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन रूप से दो जो है आपके सहायक उपकरण होते हैं, जो इनके दो प्रकार है, असिस्टिव डिवाइस और सपोर्टिव डिवाइस। इसके बाद आपका आता है, ये है आपके विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं। पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, कृत्रिम अंग सहायता उपकरण, विकलांग से शादी करने पर पुरस्कार। ठीक है, दुकान निर्माण योजना, विशिष्ट विकलांग को राज्य स्तरीय पुरस्कार, विभागीय संस्थाएं, ये सारी आपकी जो है भारत सरकार द्वारा विकलांगता के कई क्षेत्र में कार्यरत कई गैर कानूनी संस्थाओं को भी राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये सारे जो हैं आप विकलांग कल्याण विभाग द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं विकलांगों के लिए। इसके बाद आपका आता है समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और विशेष शिक्षा में अंतर। जो समावेशी शिक्षा जो रहती है ना, वो इस प्रकार की रहती है, ये सामान्य व्यवस्था का संपूर्ण भाग है। ठीक है, ये सामान्य व्यवस्था है। समावेशी शिक्षा ये अपने आप को सामान्य शिक्षा में ही, मतलब सामान्य व्यवस्था में पूरी तरीके से शामिल कर लेती है। एकीकृत शिक्षा क्या रहती है, ये सामान्य व्यवस्था का एक भाग होती है, संपूर्ण भाग नहीं बन पाती समावेशी की तरह। ठीक है, विशेष शिक्षा बिल्कुल अलग होती है, विशेष बालक अलग पढ़ते हैं, सामान्य बालक अलग पढ़ते हैं। ठीक है, सामान्य व्यवस्था का पृथक भाग क्या है, विशेष शिक्षा। सामान्य व्यवस्था का एक भाग एकीकृत शिक्षा, सामान्य व्यवस्था का संपूर्ण भाग समावेशी शिक्षा। अब इनमें अंतर किस प्रकार से रहता है, अब बालक की दृष्टि से विशेष शिक्षा विशेष रूप से दी जाती है, स्पेशल स्कूल होते हैं। ठीक है, जो विशेष बालक रहते हैं। एकीकृत शिक्षा में क्या कर दिया जाता है कि जहाँ तक संभव हो सामान्य के निकट लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, एकीकृत में सीधी सी बात यह है कि बच्चा, अगर कोई विकलांग बच्चा क्लास में बैठा है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो वैसे ही बैठा जैसे बाकी बालक बैठे हैं। उसको ऐसा टीचर ऐसा नहीं करेगा कि मैं, अगर कोई बच्चा श्रवण बाधित बालक है तो मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊँ। वो जैसे पढ़ाता है वो वैसे पढ़ा के चला जाएगा, वो बस पढ़ रहा है, उसमें उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, टीचर को उससे कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है, बस वो आपका सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहा है, ये आपका हिसाब रहता है एकीकृत में। लेकिन समावेशी में क्या रहता है, समावेशी में जब बालक, इस प्रकार के बालक, अधिगम असमर्थ बालक या जो भी किसी भी प्रकार के विकलांग बालक जो पढ़ते हैं, उनका भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनको भी उतना ही समझ में आए जितना कि। इसके बाद आपका आता है, बालक के बाद आपका रहता है विद्यालय। विद्यालय जो रहता है विशेष प्रकार का रहता है, ये चयनित नियमित विद्यालय रहते हैं। नियमित विद्यालय में बच्चे जाते हैं, लेकिन ये सिलेक्टेड रहते हैं, यहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं। समुदाय की वैशाला, जहाँ बच्चा वैसे ही आता है जैसे विकलांग नहीं होता, यानी कि सामान्य बालकों की जैसे रेगुलर बच्चे जाते हैं वो वैसे ही जाता है। ठीक है, कोई भेद नहीं होता कि स्पेशल, मतलब चिन्हित नहीं किए जाते कि इन्हीं स्कूल में बच्चे पढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद पाठ्यक्रम प्रविधियाँ विशेष रहती हैं। एकीकृत शिक्षा में विषय केंद्रित रहती हैं पाठ्यक्रम प्रविधियाँ, लेकिन समावेशी शिक्षा में ये बाल केंद्रित होती हैं। शिक्षक विशेष शिक्षक रहते हैं विशेष शिक्षा में, या कक्षा विशेषज्ञ रहते हैं या कक्षा शिक्षक रहते हैं। फिर बिंदु शिक्षक प्रभावशीलता, समूह विशेष के लिए विशिष्ट रहते हैं। अपवर्तनीय, सामान्य बालकों को शिक्षा देने की योग्यता। ठीक है, अब ये जो एकीकृत शिक्षा में जो टीचर रहते हैं इनको कोई मतलब नहीं होता, अगर कोई बच्चा पढ़ भी रहा है, कोई अधिगम असमर्थ बच्चा है या विकलांग बच्चा है, तो वो अपने हिसाब से ही पढ़ाते हैं, जैसे सामान्य बच्चों को पढ़ाते हैं वो उसी फ्लो में पढ़ाते हैं, वैसे ही पढ़ाते हैं। लेकिन समावेशी में क्या होता है कि शिक्षा प्रक्रिया को में सभी बच्चों को जोड़ने की क्षमता। समावेशी शिक्षा की जो पद्धति रहती है, शिक्षण विधि रहती है, वो इस प्रकार की रहती है कि सामान्य बालक के साथ साथ जो विशिष्ट बालक है उसको भी ढंग से समझ में आए। तो इस प्रकार से सारे जो हैं आपके विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर रहता है। ठीक है, अब ऐसे लागत मूल्य, विशेष शिक्षा इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती है, एकीकृत शिक्षा कम खर्चीली रहती है और समावेशी शिक्षा बहुत कम खर्चीली होती है। ठीक है, इसमें योग्यता न्यून रहती है, जो सतत योग्यता रहती है ये सिद्ध नहीं हुई है, इसमें वृद्धि होती रहती है कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनमें अंतर है। फिर आपका आता है समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, स्कोप कहाँ तक है।
जो समावेशी शिक्षा का क्षेत्र है उसमें कौन कौन आ सकता है? सभी आ सकते हैं, सारे बालक। दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, अन्य सभी प्रकार के बच्चे, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे, बाल श्रमिक, प्रवासी मजदूरों के बच्चे, अक्षमता युक्त बच्चे, कठिन परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाएं, दीर्घ स्थायी रोगग्रस्त तथा एड्स ग्रस्त, ये सारे बच्चे आपके समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में आ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए शिक्षा के विभिन्न प्रकार। जो निःशक्त बच्चे होते हैं इनके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है? ठीक है, जनरली बात हो रही है। एक तो अनौपचारिक रूप से इनको पढ़ाया जा सकता है, यहाँ गलत लिखा था, औपचारिक लिखा था, अनौपचारिक है। नियमित जो औपचारिक शिक्षा होती है, एकीकृत शिक्षा में भी इनको पढ़ाया जा सकता है। जो निःशक्त बच्चे होते हैं ना, डिसेबल्ड बच्चे, विशेष शिक्षा भी इनके लिए की जा सकती है और समावेशी शिक्षा, इन 6 तरीके से इनको पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा इनके लिए जो तरीका रहता है वो रहता है आपका समावेशी शिक्षा। फिर आपका आता है सहयोगी शिक्षण। ये क्या होता है? अब सहयोगी शिक्षण में जो है आपका कि सहयोगी शिक्षण समावेशी शिक्षण का एक अहम भाग है। सहयोग आवश्यक रूप से एक प्रक्रिया है जहां अध्यापक मिला जुला अर्थ का या मिला जुला कार्यक्रम विकसित करता है और एक सहयोगात्मक रूप से उसे लागू करने का प्रयास करता है। यह केवल सकारात्मक वार्तालाप, सलाह मशवरे एवं संचार से ही हासिल किया जा सकता है। वास्तव में कोई भी सहयोग उच्च किस्म की सलाह एवं संचार पर निर्भर करता है। सहयोग परस्पर समझ का परिणाम होता है। अभी किस प्रकार से रहता है वो काम देखो। सहयोगात्मक सलाह, बच्चे से संपर्क की प्रकृति कैसी रहती है? इसमें अप्रत्यक्ष रहती है। होता क्या है, अध्यापक विशेष शिक्षा अध्यापक से सेवाओं के लिए अनुरोध करता है। समकक्ष सहयोग किस प्रकार का रहता है? अप्रत्यक्ष रहता है, बच्चों से। नियमित शिक्षा अध्यापक कक्षा की समस्याओं के निदान हेतु सामूहिक रूप से इसमें कार्य करते हैं। अध्यापक सहयोगी टीम, इसमें जो बच्चे से संपर्क की प्रकृति रहती है वो भी अप्रत्यक्ष रहती है। अध्यापकों की एक टीम नियमित शिक्षा अध्यापकों की मदद करती है। सहकारी शिक्षण, इसमें क्या रहती है? इसमें जो है जो टीचर जो रहता है वो बच्चे से बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट संपर्क में रहता है। सामान्य एवं विशेष शिक्षा अध्यापक विद्यार्थियों को सीधे शिक्षा देने में इकट्ठा कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपका रहता है आपका सहयोगी शिक्षण में। फिर अब सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? तो भारतीय विद्यालय प्रणाली में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जहां बालक समूह में कार्य करते हो। समावेशी कक्षा में जहां असंख्य बालक होते हैं वहां बच्चों को सहकारी अधिगम विधि से पढ़ाया जा सकता है। समावेशी शिक्षा के लिए जो सहकारी अधिगम विधि रहती है, कोऑपरेटिव लर्निंग रहती है ना, ये बहुत अच्छी रहती है। इसमें बच्चे पढ़ते कैसे? ये इसमें बच्चे किस प्रकार से पढ़ सकते हैं? बालक अपने अधिगम का उत्तरदायित्व खुद लेते हैं। उनका ध्यान समूह के सदस्यों के मध्य बातचीत पर बना रहे। समूह का प्रत्येक सदस्य सीखने में एक दूसरे की मदद करे। प्रत्येक सदस्य अच्छी सामाजिक निपुणता हासिल करे। सहकारी अधिगम में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सीखकर उनसे कुछ ना इंटरेक्शन से सीखते हैं। फिर अब देखिए इसके उद्देश्य क्या है? सहकारी उद्देश्य के कि बालक को सहकारी अधिगम की अवस्था में विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने का अवसर मिले। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना। बालक को अपना उत्तरदायित्व समझने के लिए प्रोत्साहित करना। सहकारी समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित करना। सक्षम और अक्षम बालकों के मध्य दोस्ताना वातावरण सुनिश्चित करना और परस्पर सहयोग और मदद के माध्यम से समस्या निदान की निपुणताओं को विकसित करना। सहकारी अधिगम का समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यही जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबका जो निष्कर्ष है वो यही है। जो विशिष्ट बालक हैं और सामान्य बालक हैं, तो विशिष्ट बालकों को ऐसा सामान्य बालकों जैसा माहौल दे देना और सामान्य बालकों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर देना कि जो आपके साथ जो विशिष्ट बालक पढ़ रहा है तो उसकी जो अधिगम की जो प्रोसेस है उसमें वो भी भागीदार हैं, तो वो भी उसमें सहयोग करें। उनको पढ़ाकर, उनको निर्देशित करके, उनका सहयोग करके, उनको मोटिवेट करके, इस प्रकार से सहकारी अधिगम का उद्देश्य रहता है कि बालक एक दूसरे की मदद करके सीखते हैं। ठीक है, अब इसमें दिशा निर्देश किस प्रकार के रहते हैं कि एक अध्यापक को सहकारी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। अध्यापक को पाठ के उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए।
उसे बालकों को समूह में बांट देना चाहिए। हर समूह को छोटे आकार का होना चाहिए। उसे बालकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक या दूर ना रहें। उसको समूह के हर सदस्य को भूमिका प्रदान करनी चाहिए, जैसे नेता एवं सदस्य, और उसको इनकी भूमिकाओं को बदलते भी रहना चाहिए। यानी कि अध्यापक के ऊपर है कि अध्यापक जो लेसन सहकारी अधिगम के द्वारा सिखाना चाह रहा है उसको उद्देश्यों को बताए। ठीक है, बच्चों को ग्रुप में बांट दे। ग्रुप के जो साइज रहे वो छोटा छोटा रहे, और बच्चों में उनका लीडर चुने और मेंबर चुने, और उनको समय समय पर बदलाव भी उसमें आते रहें। ठीक है, फिर आपका है कि वह समूह को कार्य दे और इसके साथ ही सामग्री भी वितरित करे। ठीक है, और वे व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करे। वह समूहों एवं समूह के बालकों के मध्य परस्पर वार्तालाप सुनिश्चित करे। ये सारे कार्य टीचर के रहते हैं सहकारी अधिगम के अंतर्गत। अब देखिए सहकारी अधिगम के तत्व, इसमें से अभी क्वेश्चन भी आपका आया। सहकारी अधिगम के 5 तत्व होते हैं। पहला तो है आपका सकारात्मक अंतर्निर्भरता, प्रत्यक्ष एवं साक्षात अंतःक्रिया, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, अंतः व्यक्तिगत कौशल और समूह प्रक्रियाकरण। ठीक है, सहकारी अधिगम आपको चैनल पे ही पूरा डिटेल में मिल जाएगा, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिसके जो तत्व हैं। इसके बाद आपका आता है विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन की युक्तियाँ। किस प्रकार से हम इंक्लूसिव जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी हैं किस प्रकार की हमारी होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो है उपचारात्मक सहायता, कि विशिष्ट बालकों को विद्यालय में शिक्षकों प्रशिक्षकों द्वारा उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनका मानसिक विकास हो। ऐसे बालकों को गीत संगीत के द्वारा जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा दी जाती है। यानी कि विद्यालय में समावेशी अनुदेशन किस प्रकार से करेंगे हम, बच्चे को कैसे टीचर पढ़ाएगा, पहला तो उपचारात्मक सहायता करके। ठीक है, फिर है एक और है आपकी दल शिक्षा, टीम टीचिंग, जिसको हम जानते हैं। टीम टीचिंग के द्वारा समावेशी शिक्षा में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा सह शिक्षण को टीचिंग के द्वारा। ठीक है, जिसमें कक्षा में 2 या 2 से अधिक 10 शिक्षक शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, एक पढ़ाता है, एक जो पढ़ता है और दूसरा जो उसकी मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार से। फिर आपका मित्र मंडली, ठीक है, सर्कल्स ऑफ फ्रेंड, ये आपका अभी पेपर में भी था। फिर आपका आता है अभिभावकों की भागीदारी। इसके बाद आपका आता है सहभागी तंत्र, बडी सिस्टम। ये बडी सिस्टम क्या है, ये जो 1942 में मैरियम वेबस्टर के द्वारा बडी सिस्टम को परिभाषित किया गया। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 व्यक्तियों को किसी एक ही कार्य को करने के लिए दिया जाता है ताकि वे एक दूसरे की निगरानी कर सकें। किस प्रकार से रहता है ये जो पेयरिंग टाइप्स ऑफ बडी सिस्टम, सहभागी तंत्र जो रहता है वो किस प्रकार से रहता है। इस सहभागी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन भी था अभी आपका री एग्जाम में, कि नए विद्यार्थियों को पुराने विद्यार्थियों के साथ बिठा देना, उनको एक ही कार्य दे देना, वो एक दूसरे को कार्य करे, एक दूसरे को निगरानी करे कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बेटर कर रहा है, और एक दूसरे को बताना। कम उपलब्धि वाले बच्चों का उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के साथ, किशोर विद्यार्थियों को प्रौढ़ विद्यार्थियों के साथ, स्वलीन बालकों का न्यूरो प्रारूपी बालकों के साथ, स्नातक स्तर कॉलेज विद्यार्थियों का स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के बच्चों के साथ, गंभीर रूप से विकलांग बालकों का न्यूरो प्रारूपी बालकों के साथ। तो इस प्रकार से ये आपका बड़ी सिस्टम बनता है, यानी कि सहभागी तंत्र ये बनता है। ठीक है, जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, 1942 में मैरियम वेबस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये सारे सहभागी तंत्र हुआ, अभिभावकों की भागीदारी है, मित्र मंडली बना देना है स्कूल में, को टीचिंग है, टीम टीचिंग है, और रिमेडियल हेल्प है। ये सारे जो हैं आपके बच्चे को सिखाने का समावेशी शिक्षा में युक्तियाँ होती हैं। ठीक है, विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन की युक्तियाँ। इसके बाद आपका आता है श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग करने हेतु इम्पॉर्टेंट बातें, कि हमें कब करनी चाहिए, किस वजह से करनी चाहिए। कि अध्यापक को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण के लिए सहायक सामग्री है, ना कि शिक्षण का सब्स्टिट्यूट। मतलब कि ऐसा ना कर दे कि जैसे सीडी है, ठीक है, सीडी चला दी, अब टीचर उसको समझाए नहीं, बस चला के छोड़ दे, और इसका मतलब यही है कि वो केवल सहायक सामग्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। टीचर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता।
और फिर है कि सर्वदृश्य सामग्री के चयन से पूर्व ये निश्चित कर लिया जाता है कि इसका उपयोग उचित है अथवा नहीं, मतलब ज़रूरी है भी या नहीं कि ऐसे ही। और फिर अधिक महंगी सामग्री का उपयोग यथासंभव कम किया जाए। अध्यापक को चाहिए कि उपलब्ध साधनों का उपयोग उचित सामग्री प्रस्तुत करे। सामग्री के उपयोग में अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए, उपयोग के तुरंत बाद उसे हटा देना चाहिए, अन्यथा लड़कों का ध्यान पाठ से अधिक उस सामग्री में हो जाएगा। इस सामग्री का उपयोग पाठ के उद्देश्य अनुसार योजनाबद्ध विधि से करना चाहिए, मतलब जिस प्रकार का पाठ है उद्देश्य से उसी प्रकार की सामग्री इस्तेमाल की जाए। इस सामग्री का उपयोग प्रसंगानुकूल ही किया जाए। ये सामग्री ऐसी हो जो कि प्रत्येक छात्र को दिखाई दे सके। शिक्षण सामग्री के उपयोग के बाद अध्यापक को शैक्षिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। सामग्री का चयन इस प्रकार हो कि अध्यापक उसका प्रयोग करने में पूर्ण समर्थ हो। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं कि जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि कक्षा में ना लाया जा सके, जैसे कि हाथी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि ये द्रव्य सामग्री का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए जो कक्षा में आसानी से ले जाया जा सके और बच्चे को समझ में भी आए। ठीक है, फिर आपका आता है ये आपके जो हैं ये आपके निर्देशन के सिद्धांत है। किसके सिद्धांत है? गाइडेंस। ठीक है, ये आपके भारतीय परिवेश में निर्देशन के सिद्धांत हैं। ज्ञान का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, विश्लेषण का सिद्धांत, वैज्ञानिकता का सिद्धांत, सकारात्मकता का सिद्धांत, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, व्यक्तिगत महत्व एवं समानता का सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो नाम ही पूछेगा कि निर्देशन के सिद्धांत कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर आपका आता है ये भी आपका निर्देशन के सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, संपूर्ण विकास का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। ठीक है, निरपेक्षता का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत, समय प्रबंधन का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, प्रशिक्षण का सिद्धांत। ये सारे आपके 20 जो हैं ये सारे सिद्धांत आपके निर्देशन से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, नाम पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा नहीं पूछता वो। फिर आपका आता है कि निर्देशन की ये अवधारणाएं हैं। ठीक है, ये निर्देशन की अवधारणाएं पहली है कि मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है। कॉन्सेप्ट, निर्देशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बस वो यही है। निर्देशन की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। निर्देशन लर्निंग में सहायक होता है। निर्देशन व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। निर्देशन का कार्य जो है लर्नर की क्षमताओं का विकास करना है और निर्देशन लर्नर की उपलब्धि और प्रगति को बढ़ाता है। ये क्या है? आपके सारे कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस यानी कि निर्देशन की अवधारणाएं हैं। इसके बाद आपका आता है निर्देशन की उपयोगिता कहाँ कहाँ हो सकती है। आपकी एक तो फंडामेंटल स्किल को सीखने के लिए, ठीक है, बालक का परिवार से विद्यालय में समायोजन के लिए, अध्ययन छोड़ने वाले बालकों को पुनः अध्ययन के लिए प्रेरित करने में निर्देशन का इस्तेमाल होता है। शैक्षिक उपलब्धि और प्रगति में सहायक होता है। ये बालक के समग्र विकास में सहायक होता है। भविष्य की योजना बनाने में सहायक होता है। ठीक है, अब स्कोप क्या कह रहता है निर्देशन का? व्यक्तिगत जीवन, व्यक्ति के सामाजिक जीवन, शैक्षिक क्रियाकलाप, व्यवसायिक क्रियाकलाप, ये सारे आपके जो हैं निर्देशन के विषय क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ गाइडेंस में आते हैं। इसके बाद आपका आता है निर्देशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला प्रकार आपका पीटरसन ने यानी कि पैटरसन ने बताया है। इन्होंने निर्देशन को 5 भागों में बांटा है। पैटरसन ने निर्देशन को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। कौन कौन से? शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधित निर्देशन और आर्थिक निर्देशन। ठीक है, इसके बाद विलियम मार्टिन थे। इन्होंने निर्देशन के 6 प्रकार बताए। इनकी बुक थी एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। मार्टिन प्रॉक्टर, विलियम मार्टिन प्रॉक्टर, ये आया भी है क्वेश्चन शायद, अभी नहीं आया है लेकिन आया है। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, ये बुक जो है ये किसने लिखी है? विलियम मार्टिन प्रॉक्टर। ठीक है, इन्होंने निर्देशन के 6 प्रकार बताए हैं।
शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, सामाजिक एवं नागरिक कार्यों में निर्देशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं से संबंधित निर्देशन, अवकाश के उत्तम उपयोग के लिए निर्देशन और चरित्र निर्माण के कार्यों में निर्देशन। अब सबको मिला के जो निर्देशन के जो प्रकार जो आते हैं हमारे ये हैं: शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक, चिकित्सीय, धार्मिक, तकनीकी, पारिवारिक, अवकाश सदुपयोग संबंधित, नैतिक। ये सारे आपके निर्देशन के प्रकार हैं। ठीक है, अगर पूछे कि निर्देशन के प्रकार कौन से ऑप्शन में दें तो ये सारे आपके निर्देशन के प्रकार होते हैं। फिर है आपका व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद व्यवसायिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्या क्या? उपयुक्त व्यवसाय के चयन में, व्यवसायिक क्षमताओं के विकास में, तकनीकी जटिलता को सामना करने के लिए। सामाजिक जीवन में निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये निर्देशन की परिभाषाएं हैं जोन्स के अनुसार, मॉरिस के अनुसार और स्किनर के अनुसार। फिर आपका आता है परामर्श। ये सारी आपकी परामर्श की परिभाषाएं हैं। ठीक है, अब परामर्श जो है आपका कि परामर्श के बिना वो जो है वो निर्देशन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों से संबंध रखता है, परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी। ठीक है, परामर्श जो है, परामर्श केवल दो व्यक्तियों से संबंध रखता है, या उसमें केवल परामर्शदाता होता है और परामर्श प्रार्थी होता है, जिसको हम परामर्श चाहने वाला भी बोलते हैं। ठीक है, परामर्श चाहने वाले की कुछ समस्याएं होती हैं जिनका समाधान वे अकेले नहीं कर सकता। परामर्श जो है कि वो केवल व्यक्तिगत रूप से होता है। ठीक है, निर्देशन सामूहिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, लेकिन परामर्श केवल व्यक्तिगत होता है। फिर आपका आता है, ये आपके परामर्श के उद्देश्य हैं रूथ स्ट्रेक के अनुसार, डंसुमर के अनुसार, रॉबर्ट्स के अनुसार, ठीक है, जेपी अग्रवाल के अनुसार। ये आपके परामर्श के प्रकार हैं: नैदानिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, सामाजिक और व्यावसायिक। ठीक है, ये सारे आपके किसके प्रकार हैं? सारे आपके ये परामर्श के प्रकार हैं। इसके बाद आपका आता है केंद्रीय स्तर यानी कि सेंट्रल स्टेट पर निर्देशन परामर्श की सेवाएं कौन देता है। एक तो है आपका केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, सेंट्रल एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो, जो कि मुदालियर आयोग के जो है फेवरिसी के हिसाब से ये बना था। ठीक है, फिर ये अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संघ है, ये भी निर्देशन और परामर्श आपका प्रोवाइड करवाता है। पुनर्वास तथा नियोजन निदेशालय है, निदेशालय रोजगार तथा प्रशिक्षण है। ठीक है, ये जो है आपका सामान्य प्रवणता परीक्षण यानी कि GATB देकर ये निर्देशन और परामर्श इसमें दिया जाता है। ये सारे आपकी केंद्रीय स्तर पर व्यावसायिक जो है आपके निर्देशन और परामर्श की सेवाएं थी। इसके बाद आपका है राज्य स्तर पर जो है आपके निर्देशन तथा परामर्श की सेवाएं कि मुदालियर आयोग अथवा माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में निर्देशन सेवा केंद्रों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश में है मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो मंडल स्तर पर रहते हैं, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट, ये भी निर्देशन और परामर्श आपको देता है। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां और सहकारी एवं गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO भी। ठीक है, ये सारे आपकी जो हैं के राज्य स्तर पर परामर्श देने की सेवाएं हैं। ठीक है, फिर हैं आपके ये है क्या? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ये इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। ठीक है, इलाहाबाद में हुई है। इस संस्थान को मनोवैज्ञानिक परिषद भी कहा जाता है, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी। इसका कार्य क्या है कि निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान करने के लिए मनोविज्ञान शाला की स्थापना इलाहाबाद में सन 1952 और 53 में हुई थी। ठीक है, और ये संस्थान जो व्यवसाय को शैक्षिक निर्देशन देता है। फिर आपका ये जो व्यवसाय ये जो आपका केंद्र है मनोविज्ञान शाला जो है, ये जो आपका निर्देशन देता है ये NCERT के सहयोग से देता है। ठीक है, NCERT के सहयोग से देता है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि निदानात्मक परीक्षण होता है ना, वी डायग्नोस जो जिससे आप डायग्नोस करते हैं क्या समस्या है बच्चे की, वो इसमें कौन सा सत्य है? संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होते हैं,
क्षेत्र व्यापक होता है, प्रश्नों के उत्तर पर अंकन किया जाता है, या ये परीक्षण विश्लेषणात्मक होता है। जो निदानात्मक परीक्षण होता है ना, ये विश्लेषणात्मक होता है, जो छात्रों की जो समस्या है उसका ये विश्लेषण करता है। ठीक है। फिर है उपचारात्मक कार्य की सफलता निर्भर करती है। ये शिक्षक छात्रों की त्रुटियों के संबंध में कितने विस्तार से जानकारी रखता है। कहने का मतलब ये है कि कितनी अच्छे तरीके से उसका निदान हुआ है। ठीक है। निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक परीक्षण होता है। ठीक है। तो इसीलिए शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा वो छात्रों की त्रुटियों के संबंध में जितने जानकारी रखेगा उतना ही वो अच्छा रहेगा। फिर आपका आता है कि निदानात्मक परीक्षण के संदर्भ में असत्य कथन है कि निदानात्मक परीक्षण विद्यालय सीमा तक सीमित रहता है। ऐसा नहीं है। समस्याएं तो बालक को किसी भी प्रकार की रह सकती हैं, पारिवारिक समस्या भी रह सकती है। ठीक है। किसी भी वातावरणीय समस्या, किसी भी प्रकार की, उसको समुदाय संबंधी समस्या रह सकती है, कैसी भी समस्या रह सकती है। तो निदानात्मक परीक्षण जो है वो हर एक प्रकार की समस्या को वो एनालाइज करता है। ठीक है। समाधान तो उपचारात्मक परीक्षण में होता है। ये डायग्नोस करता है केवल क्या समस्या क्या है बच्चे की। इसके बाद आपका आता है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार से नहीं की जाती है। वो है पर्यवेक्षण। ठीक है। बाकी जो ट्यूटोरियल शिक्षण, औपचारिक शिक्षण, कक्षा शिक्षण, इन सब से आपको उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, लेकिन पर्यवेक्षण के द्वारा ये नहीं की जाती। फिर है निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है उपचारात्मक शिक्षण की। निदानात्मक से बच्चे की पहले समस्या पता कर ली जाती है, उसके बाद उसको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है। जिसको रिमेडियल टीचिंग बोलते हैं हम। उपचारात्मक शिक्षण को रिमेडियल टीचिंग भी बोलते हैं। फिर है कि उपचारात्मक शिक्षण है क्या है। ये अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए एक शिक्षण किया जाना। ठीक है। फिर आपका आता है कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों को निदान करने हेतु शिक्षण करते हैं। ठीक है। पहले निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उनकी कमजोरियों का पता लगा लिया जाता है, उसके बाद उनका उपचारात्मक शिक्षण होता है, यानी कि रिमेडियल टीचिंग होती है। फिर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। ये समस्याओं की पहचान पर करती है। ठीक है। कि हमने बच्चों की समस्याओं को किस प्रकार से पता लगाया है। फिर है कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती है। जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। जो छात्रों का जो पिछड़ापन होता है या पिछड़े बालक जो रहते हैं वो बुद्धि लब्धि में सामान्य बालकों की तरह ही होते हैं, उनके पिछड़ेपन का कारण दूसरा रहता है। ठीक है। फिर है अध्यापक उपचार कार्य करता है। अध्यापक जो उपचार कार्य करता है वो आपका करता है त्रुटियां ध्यान में रखकर शिक्षण करने से। ठीक है। उपचार अब अध्यापक जो उपचार कैसे करेगा, जब उसको त्रुटियां ध्यान में रहेंगी बच्चे की कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है। तो त्रुटियां ध्यान में रखकर शिक्षण करने से। इसके बाद आपका आता है दल शिक्षण। दल शिक्षण किस प्रकार का होता है। जो टीम टीचिंग जो है ये नवाचार विधि है। ठीक है। इंडिया में ये नवाचार है। दल शिक्षण विधि का विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो क्वेश्चन में भी आपका आया था कि जो टीम टीचिंग है इसका विकास कहाँ हुआ था, अमेरिका के शोध छात्र मिशिगन और हार्वे ने किया था। दल शिक्षण विधि का जो विकास जो है 1955 में आपका हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मिशिगन और हार्वे जो शोध छात्र थे इन्होंने किया था। इसके बाद अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। जो दल शिक्षण जो है ना, ये कोई शिक्षण की विधि नहीं है, ये वास्तव में ये शिक्षण संगठन का एक रूप है जिसको हम दल शिक्षण, सहकारी शिक्षण के नाम से भी जानते हैं। ये डेविड वॉर्विक ने जो है टीम टीचिंग की ये डेफिनेशन दी है, ये माथुर ने डेफिनेशन दी है। इसके बाद आपका आता है टीम टीचिंग के गुण क्या हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, टीचर दो रहते हैं, उनका सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है। विशेषज्ञ की सहायता ले सकते हैं, एक टीचर सामान्य टीचर रह सकता है, एक विशेषज्ञ रह सकता है। सर्वदर्शी साधनों का प्रयोग होता है, रुचियों का ध्यान रखा जाता है, व्यवसायिक कुशलता, कक्षा पर नियंत्रण और सहकारिता की भावना का विकास, और शिक्षण में अभिनव प्रयोग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली बन जाती है इससे, और विभिन्न क्षेत्रों में आधिकारिक ज्ञान। ठीक है। 2 टीचर पढ़ाते हैं इसमें। प्रिंसिपल ऑफ टीम टीचिंग। अब टीम टीचिंग में होता क्या है कि बालकों के अधिगम का निरीक्षण करने का सिद्धांत। देखिए ये सारे आपके दल शिक्षण के सिद्धांत हैं। सॉरी, दल शिक्षण, टीम टीचिंग, ठीक है, ये सहकारी शिक्षण, ये सारे आपके जो है वो एक ही टर्म है, एक ही विधि के ये सारे नाम हैं।
तो पहला आपका सिद्धांत है बालकों के अधिगम का निरीक्षण करने का सिद्धांत, शिक्षा की जिम्मेदारी का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, समस्या समाधान का सिद्धांत, श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन का सिद्धांत, विषय वस्तु के व्यवस्थित क्रम का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, निश्चित समयावधि का सिद्धांत। ये सारे आपके टीम टीचिंग यानी कि दल शिक्षण के सिद्धांत कहे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आता है दल शिक्षण के प्रकार कैसे रखते हैं कि एक ही विभाग के शिक्षकों का दल बना दिया जाए, या एक ही संस्था के विभिन्न विभागों के शिक्षकों का दल बनाया जाए, या विभिन्न संस्थाओं के एक ही विषयों के शिक्षकों का दल बनाया जाए। किसी भी प्रकार से ये टीम बनाई जा सकती है। ठीक है, इन तीनों प्रकार में से। फिर अब दल शिक्षण की कार्य प्रणाली क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले योजना यानी कि प्लानिंग करते हैं, व्यवस्था यानी कि ऑपरेशन, उसके बाद इसका मूल्यांकन एवैल्यूएशन। ठीक है। फिर आपका है इसके लाभ क्या हैं टीम टीचिंग के। अनुशासित कक्षा, छात्र और अध्यापक के बीच निकट संबंध, सामाजिक विकास, अध्यापक और कर्मचारी वर्ग तथा सहायक सामग्री में अधिक लोचवान, वाद विवाद को स्थान, सर्वदृश्य सामग्री का प्रयोग हो जाता है इसमें, नियोजित शिक्षण कार्य और विभिन्न विषयों का ज्ञान। अब इसके दोष क्या हैं। ये दल शिक्षण में ऐसे सफल शिक्षक होते हैं जो अकेले प्रभावशाली शिक्षण अपने छात्रों को प्रदान करते हैं। यह शिक्षण ऐसे सफल शिक्षक को निराश करता है। ठीक है। फिर सेकंड है आपका आर्थिक भार इससे अधिक हो जाता है, एक क्लास में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। समन्वय स्थापित करने में समस्या, टीचर्स में आपस में जो है वो समन्वय स्थापित नहीं हो पाता। फोर्थ है अतिरिक्त धन की आवश्यकता रहती है इसके लिए, और दल के सभी शिक्षकों में सहयोग की भावना से कार्य करें, जो समयांतराल वाद सहयोग की भावना कम हो जाती है और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में ये असफल रहते हैं। ठीक है। तो ये सारे आपके दल शिक्षण के दोष थे। अब जो दल शिक्षण जो है इसमें जो मेन जो पॉइंट है वो यही है कि इसमें जो आपका रहता है कि इसमें कक्षा कक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है, तब वह दल शिक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर आपका इसके बाद आता है ये है आपका व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा ना IEP के परिप्रेक्ष्य से योजनाबद्ध है। जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जो रहता है ये बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम है। ठीक है। ये अमेरिका में प्रचलन में है, लेकिन इंडिया में ये प्रचलन में इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो जनसंख्या है, जो छात्रों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और एक एक करके बच्चे को पढ़ाना, उस पर ध्यान देना यहाँ पर जो है व्यवहारिक नहीं है। ठीक है। जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर इसी वजह से लागू नहीं हो पा रहा है। इसके बाद है इसकी जो फुल फॉर्म रहती है वो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। अब इसके अलावा जो अवसर में था मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ये क्या रहता है, ये गैर औपचारिक शिक्षा यानी कि ये मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम जो अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण होता है। ठीक है। जिसमें शिक्षा दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के माध्यम से पेश किया जाता है। ई लर्निंग शिक्षा कार्यक्रम क्या रहता है, ये आधुनिक शिक्षा कार्यक्रमों को संदर्भित करता है जहाँ शिक्षा इंटरनेट या अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से पेश की जाती है, जैसे आप लोग यूट्यूब पर पढ़ाई करते हैं। फिर विशेष शिक्षा कार्यक्रम ये क्या रहता है कि यह विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित किए गए शिक्षा कार्यक्रम को संदर्भित करता है। तो ठीक है, तो ये सारा आपका जो था अभी समावेशी शिक्षा से संबंधित जो क्वेश्चंस थे उससे संबंधित थे। बाकी आपका जो पेपर 5 रह गया, पेपर 6 रह गया, उसको भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।